हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सार क्लासेस। मेरा नाम है शुभम पटेल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सार क्लासेस पे। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम इस चैप्टर के सारे थियरी को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बढ़िया सी मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में ही मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का है। इसमें हम आज इसकी सारी थियरीज को कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी थियरीज इस लेक्चर में कवर होगी। कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप देख लीजिए एक बार। वैद्युत आवेश एवं आवेश के प्रकार, एक ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आवेश का संरक्षण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद एक कूलाम का नियम है, मतलब कूलाम्स लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र, इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं में भी क्वेश्चन बनता है आपका। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, गॉस का प्रमेय एक अलग सा चैप्टर आता है जिसमें हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ते हैं और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ डेरिवेशंस पढ़ते हैं। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतने टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और डेरिवेशन के लिए एक अलग से क्लास होगी। जैसे कि मैं अपने प्रेजेंटेशन वीडियो में बता ही चुका हूं कि मैं किसी एक चैप्टर का 3 लेक्चर लूंगा। पहला लेक्चर होगा मेरा इंपॉर्टेंट थियरीज का, सेकंड लेक्चर होगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का और थर्ड लेक्चर होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू का। जैसे कि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि समय बहुत कम है, इसलिए हमको पढ़ना वही होगा जो इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर का पहला हेडिंग आता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ना हो तो उस तत्व को आवेश में कहा जाता है। मतलब कि आप एक बार ध्यान से देख के समझ लीजिए, जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर ना हो तो उस तत्व को वैद्युत आवेश में कहते हैं, वैद्युत आवेश में कहा जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो तत्व उदासीन में रहेगा। मतलब कि जब किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहेगी तो वो उदासीन रहेगा, उसमें कोई आवेश नहीं फ्लो करेगा। जब किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो तो वो तत्व उदासीन रहेगा। और व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तत्व ऋणावेशित होगा। मतलब कि जब किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम हो तो वो तत्व ऋणावेशित होता है। और तीसरे नंबर पे व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तत्व धनावेशित होता है। मतलब कि जब किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो तो वो तत्व धनावेशित तत्व कहा जाता है। समझ गए? और आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रक, आवेश का यशाई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यशाई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का अन्य मात्रक ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी होता है। एक कूलाम बराबर होता है आपका 3 × 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको हम स्थिर वैद्युत मात्रक भी कहते हैं हिंदी में। और 1 कूलाम बराबर आपका हो जाएगा 1/10 EMU ऑफ चार्ज। इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी कि स्थिर चुंबकीय मात्रक कहते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपका लगेगा। ASU ऑफ चार्ज को हम फ्रैंकलाइन भी कहते हैं, इसको हम फ्रैंकलाइन भी कहते हैं। फ्रैंकलाइन आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसको, ये टॉपिक आप नोट करके लिख लीजिए, ये आपके MCQs में पूछा जाता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलाइन होता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे को हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे आवेश का बीमीय सूत्र। आवेश का बीमीय सूत्र, आवेश का बीमीय सूत्र पढ़ने के लिए आपको एक फार्मूला आना आवश्यक है, जो कि धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर क्या होता है? Q/T। मतलब धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय, आवेश बटे समय होता है आपका धारा बराबर। और आवेश का बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें धारा बराबर Q/T होता है। तो आवेश Q बराबर क्या होगा? आवेश Q बराबर I/T हो जाएगा। I/T हो जाएगा, तो Q का, आवेश का हमें बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। लिखेंगे Q का बीमीय सूत्र, यानी कि Q का बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको I और T का बीमीय सूत्र याद होना चाहिए। I का बीमीय सूत्र जो होता है वो A होता है, और T का तो कैपिटल T ही होता है। तो Q का बीमीय सूत्र होता है AT। यहाँ पे आप लिख लीजिए, Q का आवेश का बीमीय सूत्र A/T, कैपिटल A इंटू कैपिटल T। बीमीय सूत्र को हम कैपिटल में लिखते हैं, इसलिए आवेश का बीमीय सूत्र निकाल के हमने आपको बता दिया। और आवेश का बीमीय सूत्र जो होता है A/T। आपका टॉपिक आता है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋण आवेश और धन आवेश, मतलब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इनका डिफिनीशन क्या होता है? निगेटिव चार्ज ऋणावेश, ऋणावेश नाम से ही पता चलता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वो ऋणावेश कहलाते हैं। और धनावेश जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, जो दूसरे को भी दे सके। एक इनका दूसरा परिभाषा होता है कि ऋणावेशित तत्व किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के ग्राही तत्व को, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऋणावेश जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इसका नाम ऋणावेशित है। धनावेश ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ये धनी है। जैसे कि किसी के पास 10 रुपए है और किसी के पास 6 रुपए है, तो जो 10 रुपए वाला है वो 6 रुपए वाले व्यक्ति से धनी है। ऐसे ही ये जो ऋणावेशित है इसमें इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इन्हें ऋणावेशित तत्व कहते हैं। और धनावेशित तत्व जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तभी तो ये किसी को देते हैं, इसलिए इनको हम धनावेशित कहते हैं। और ऋणावेशित तत्व को हम हमेशा निगेटिव साइन से लिखते हैं, और धनावेशित तत्व को हमेशा पॉजिटिव साइन से लिखते हैं। और इसी पे हम इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को हम समझ लेते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब कि द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव ये होता है कि जैसे जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। मतलब कि वो वेट में, भार में हल्का हो जाता है। मतलब जैसे कि ये समझ लीजिए कोई उदासीन तत्व है, ठीक। ये समझिए आपका कोई उदासीन तत्व है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को हम इसमें हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो ये क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। ये ऋणावेशित तत्व हो गया। और जब ये ऋणावेशित तत्व हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए इसका भार पहले से ज्यादा बढ़ गया होगा, ये इसका भार बढ़ गया होगा। मतलब कि जो तत्व ऋणावेशित तत्व होते हैं उनका भार अधिक होता है धनावेशित तत्व से। इसी में हम समझ लेते हैं धनावेशित तत्व का मतलब कि जो धनावेशित होते हैं वो तत्व निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। धनावेशित तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ से, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पहले से हल्का हो गया। इसलिए द्रव्यमान के अपेक्षा में जो ऋणावेशित तत्व होते हैं वो धनावेशित तत्व से
अधिक भारी होते हैं, मतलब कि अधिक वजन होते हैं। वैद्युत आवेश में एक टॉपिक आपका और आता है, मतलब कि आवेशन की विधि है चार्जिंग मेथड, मतलब कि हम कैसे चार्ज करते हैं। चार्जिंग के मेथड का 3 तरीका होता है। पहला घर्षण द्वारा, मतलब कि आवेशन की विधि, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। पहला मेथड है आवेश जो है वो है घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। पहला मेथड आवेश घर्षण के द्वारा या फिर रगड़ने से, मतलब जैसे कि हम किसी बाल में ऐसे छोटे होते हैं तो हम ऐसे बाल में पेन रगड़कर ऐसे कागज का टुकड़ा उठा लेते हैं, तो वो समझिए कि वो आवेशित हो जाता है पेन आपका यहाँ पर घर्षण करने से, रगड़ने से। और दूसरा होता है चालन द्वारा, मतलब कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के पास जाए और उसको आवेशित कर दे तो वो चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। और तीसरा आता है प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब कि स्वतः स्वतः ही आवेश उसमें उत्पन्न हो जाए, खुद से ही आवेश उत्पन्न हो जाए, उसी को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब आवेश का टॉपिक खत्म होता है, अब आपका आता है दूसरा टॉपिक। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ मतलब कुलाम के नियम। कुलाम का नियम किसे कहते हैं? कुलाम के नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि एक बार देख लेते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। दो बिंदु आवेश, जैसे कि ये आवेश हो गया, एक ये, इसका नाम है Q1 और इसका नाम है Q2, ठीक। और इनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं r²। और ये जो है हमारा निर्वात में है, मतलब जो आवेश है वो हमारा निर्वात में है। इसको हम जो ये चार्ज है इसको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। पॉइंट चार्ज मतलब कि बिंदु आवेश, ठीक, जान लीजिए इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। अब जैसे हमको इस परिभाषा के अनुसार इस डेरिवेशन को करना है, ये डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है डेफिनेशन? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि ये दोनों बिंदु आवेश है, इनके मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कि F इक्वल टू हमको अगर लिखना पड़ा, F इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि समानुपाती है, इसलिए F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक। यहाँ पर होगा मॉड, ठीक, क्योंकि इनके मात्राओं का गुणा करना है तो ये मॉड लगाना पड़ेगा। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। उसके बाद क्या कह रहा है? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि इनके बीच की दूरी क्या है? Q1 और Q2 के बीच की दूरी हमारी r² है। इनका व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? हर में। यहाँ पे हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक। अब अगर हमको इन दोनों को एक में लिखना हुआ तो, अब हमको अगर इन दोनों को एक में लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे इसको? अपना लिखेंगे हम F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। ये कैसे हुआ? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, हम यहाँ पे आ गए F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अगर हमको, अभी तो ये प्रोपोर्शनल है मतलब कि समानुपाती है, बल हमको बराबर में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। अब ये K कहाँ से आया? हम ये प्रोपोर्शनल को हटाए, समानुपाती को हटाए, तो हमारे पास K आ जाता है। K मतलब कि नियतांक होता है, नियतांक का मतलब कांस्टेंट। और यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर K की वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर हम K की वैल्यू 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर K की वैल्यू और भी होती है, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हमारी K की वैल्यू होती है। K नियतांक है यहाँ पर। अगर हमको इस वैल्यू को लिखना है यहाँ पर K में, तब हम कैसे लिखेंगे? ये देख लीजिए, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। या फिर हम कूलाम का नियम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हमको सॉल्व करना हो कोई क्वेश्चन, वहाँ पे K का वैल्यू, ये 1/4πε0 का वैल्यू हमको ज्ञात करने के लिए ये लिखना पड़ेगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1
Q2/r²। इससे अच्छा हमारा यही है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ ε0 का वैल्यू होता है, पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 या फिर 22/7। ये रखकर हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम आवेश जो हमको दिया रहेगा, मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर हमको आवेश दिया रहेगा कि इतना आवेश और इतना आवेश, तो हम Q1 और Q2 के स्थान पर वो रखकर कूलाम के नियम का प्रयोग करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर का सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता हो, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब जैसे आप एक समझ लीजिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये एक आवेश हो गया Q1, ठीक, इसको चारों ओर के इतने क्षेत्र, ठीक, इसके चारों ओर के क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, यहाँ पर ये Q2 अगर आ गया, ये यहाँ पर आवेश का अनुभव अगर करता है, तो समझिए वैद्युत क्षेत्र वहां तक है। मतलब कि इसका क्षेत्र जहां तक रहेगा वहां तक दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करेगा। समझ रहे हैं इसका डिफिनीशन? मतलब कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये कोई आवेश Q1 हो गया, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है, यहाँ पर कोई आवेश Q2 आ गया और ये इसको Q1 के वैद्युत बल का अभाव होगा, तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब टॉपिक आता है परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर वैद्युत बल रेखाएं पढ़ने के लिए हमको परीक्षण आवेश पढ़ना आवश्यक है। तो परीक्षण आवेश को हम टेक्स्ट चार्ज भी बोलते हैं, इसको हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश एक धन आवेश होता है। परीक्षण आवेश एक धन आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यह एक काल्पनिक रेखा या फिर काल्पनिक आवेश होता है। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? परीक्षण आवेश यह एक धन आवेश होता है। परीक्षण आवेश एक धन आवेश होता है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश, काल्पनिक क्षेत्र होता है। अब इसके बाद चलते हैं अपना वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर। अब वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल के बाद आपका आता है वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा: वैद्युत बल रेखाएं एक वक्र रेखा होती है। मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो एक वक्र रेखा होती है जिस पर परीक्षण आवेश घूमता है या फिर चलता है। वैद्युत बल रेखाएं एक वक्र रेखा होती है जिस पर परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से चलता है। अभी आपका परीक्षण आवेश यहाँ पर काम आ गया ना, इसीलिए परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? परीक्षण आवेश एक धन आवेश होता है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश होता है। तो वो काल्पनिक आवेश होता है, वो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर चलता है, स्वतंत्र रूप से चलता है, घूमता है, क्योंकि वो काल्पनिक है, उसको कोई देख नहीं पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन हो गई वक्र, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन हो गई, समझिए ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन हो गई। और इस पर आप समझिए ये परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, इसे हम Q0 से लिखते हैं। कभी ये यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी ऐसे वापस आएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है? वैद्युत बल रेखा एक वक्र रेखा होती है जिस पर परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से चलता है, इसी को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। जैसे ये यहाँ पर आपका हो गया प्लस का Q। अब यहाँ से ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और जाके वो माइनस पर समाप्त हो जा रही हैं। सही है। या एक और एग्जांपल बन सकता है, जैसे कि ये आपको हो गया माइनस का Q, ये ऋण आवेश है, तो ये धन आवेश यहाँ से आ रहा है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जा रहा है। समझ रहे हो? ये गुण नंबर 1 हो गया आपका। गुण नंबर 2 होता है वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद घेरा नहीं बनाती है। वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद घेरा नहीं बनाती है। मतलब कि ये हो गया कोई बंद घेरा, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद घेरा नहीं बनाती है।
ये आपका वैद्युत बल रेखाओं का गुण नंबर 2 हो गया। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी घेरा, बंद घेरा नहीं बनाती है, वो गोला नहीं बनेगी कभी भी, वो वक्र ही रहेगी। 3 जो होगा आपका गुण नंबर 3 ये ऐसा है कि वैद्युत बल रेखाएं खींची गई वक्र रेखा की दिशा बताता है। वैद्युत बल रेखाएं खींची गई वक्र रेखा की दिशा बताता है, मतलब कि ये कोई वैद्युत बल रेखा, ये आपका हो गया वक्र रेखा। ठीक, अब वैद्युत बल ऐसे ऐसे ये गया है, तो वैद्युत बल रेखाएं वक्र रेखाओं की दिशा बताते हैं। ये आपकी वक्र रेखाओं की दिशा बताता है। ये हो गया आपका वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब कि जैसे ये हो गया वैद्युत बल रेखाएं, और कभी भी एक ऐसा वैद्युत बल रेखाएं नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ बीच में काट रहा है, यहाँ पे बीच में काट रहा है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। गुण नंबर 4, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। गुण नंबर 5, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी धातुओं में प्रवेश नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी धातुओं में प्रवेश नहीं करती हैं। जैसे कि ये कोई धातु हो गया और यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, लेकिन धातु में प्रवेश नहीं करेंगी। ये इधर से निकल जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा, ये यहाँ पे प्रवेश नहीं करेगा, वो जाएगा ही नहीं, ये वापस चला जाएगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं का गुण नंबर 5 है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी धातुओं में प्रवेश नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण नंबर 1 होता है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। गुण नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद घेरा नहीं बनाती है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद घेरा नहीं बनाती है। गुण नंबर 3, वैद्युत बल रेखाएं खींची गई वक्र रेखा की दिशा बताता है। वैद्युत बल रेखाएं खींची गई वक्र रेखा की दिशा बताता है। गुण नंबर 4, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी धातु में प्रवेश नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी भी धातु में प्रवेश नहीं करती हैं। गुण नंबर 5, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब आपका आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपका होता है F अपान क्यू नॉट, मतलब कि E बराबर बल अपान परीक्षण आवेश, बल अपान परीक्षण आवेश। यहाँ से F बराबर E इंटू क्यू नॉट, ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, और इसका डायमेंशन, डायमेंशन मतलब कि वीमा, ई का वीमा क्या होता है MLT - 2/80, और इसका बीमा होता है MLAT-3। ठीक हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपका आएगा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की परिभाषा, वह निकाय जिसमें दो आवेश बराबर परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं और उनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए, वह निकाय जिसमें दो आवेश बराबर परंतु विपरीत होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक आवेश ले लेते हैं, एक यहाँ पर एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, ये माइनस क्यू हो जाता है और ये हमारा प्लस क्यू हो जाता है। ठीक, और इनके बीच की दूरी को हम 2L ले लेते हैं। तो दो आवेश बराबर हैं परंतु विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, और इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प है, 2L लंबाई बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है। या फिर एक आप ऐसे ले सकते हैं, एक बिंदु आवेश यहाँ पर हो गया प्लस क्यू, एक बिंदु आवेश यहाँ पर हो गया माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी D हो गई। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव।
अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किसे कहते हैं? द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जो तो हम द्विध्रुव ले लेते हैं, एक हमारा यहाँ पे हो गया, एक हमारा ये पॉइंट हो गया माइनस का क्यू, और यहाँ पर एक हमारा पॉइंट हो गया प्लस का क्यू। इनके बीच की दूरी हो गई 2l। अब हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं, तो वेक्टर पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर पी बराबर, जैसे हम एक आवेश यहाँ से उठा लेते हैं q इंटू इनके बीच की दूरी 2l हो जाएगा, और वेक्टर पी बराबर क्या होगा? 2 इंटू क्यू एल। ये आपका हो जाएगा वेक्टर पी बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला वेक्टर पी बराबर 2 इंटू क्यू एल। वो कैसे? द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, किसी एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर पी इक्वल टू 2 इंटू क्यू एल। या फिर हम एक और देख सकते हैं, यहाँ पे एक बिंदु आवेश माइनस क्यू हो गया, यहाँ पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू हो गया, इनके बीच की दूरी डी हो गई, तो हमको वेक्टर पी लिखना हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे? क्यू इंटू डी। मतलब अब यहाँ पर इनके बीच की दूरी डी हो गई। बिंदु आवेश किसी एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, वेक्टर पी बराबर हो जाएगा यहाँ से क्यू इंटू डी। लेकिन जनरली हम फार्मूला का यूज ये वाले फार्मूले का यूज करते हैं, वेक्टर पी बराबर 2 इंटू क्यू एल। समझ गए आप? और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसके ऊपर दिशा और परिमाण दोनों है, इसलिए ये सदिश राशि है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक मीटर इंटू कूलाम होता है। वेक्टर पी का मात्रक मीटर इंटू कूलाम होता है। वैद्युत द्विध्रुव का डायमेंशन, वैद्युत द्विध्रुव का वेक्टर पी का डायमेंशन यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का बीमा हमारा होता है यल इंटू टी इंटू ए, मतलब कि लंबाई इंटू समय इंटू विस्थापन। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा होता है यल इंटू टी इंटू ए। द्विध्रुव यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण पर हमारे इस चैप्टर के दो डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम डेरिवेशन क्लास में लेंगे। हमारे इस चैप्टर में बस 2-3 डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, वो हम डेरिवेशन क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास सिर्फ थ्योरी की क्लास है, इसलिए इसमें सिर्फ थ्योरी होगी। अब आपका टॉपिक आता है गॉसेस थ्योरम, यानी कि गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय। गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले हमको वैद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ता है, तो हम पहले पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। अब हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम गॉस के प्रमेय के लिए वैद्युत फ्लक्स पढ़ते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वैद्युत बल ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक सदिश राशि होता है। वैद्युत फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है। अब हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक किरचॉफ लॉ और एक में गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला जो होगा आपका फाई ई से यहाँ पे आ जाएगा Q/ε0, 1/ε0 होता है। आवेश का गुणा करेंगे इसमें, जैसे समझ लेते हैं 1/ε0 हुआ, गुणे हम यहाँ पर आवेश करेंगे, तो हमारा फाई ई बराबर आ जाएगा Q/ε0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। फाई ई बराबर Q/ε0। ये हमारा एक पॉइंट चार्ज हो गया,
सरफेस ऑफ गैसेस थ्योरम, गैसेस जो गॉस के प्रमेय का पृष्ठ होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सिमेट्री यानी कि सममित पृष्ठ और एक अनसिमेट्री मतलब कि असममित पृष्ठ। सिमेट्री सरफेस ऑफ गैसेस थ्योरम मतलब कि सममित पृष्ठ जो होता है वो जो पृष्ठ आवेश को बंद करता है, नोट करके एक टॉपिक लिख लीजिएगा, जो पृष्ठ आवेश को बंद करता है उसे सममित पृष्ठ कहते हैं, मतलब कि ये आवेश को बंद कर लेता है। जैसे एक यहाँ पर प्लस क्यू का आवेश हो गया, इसको ये बंद कर लिया तो ये सममित पृष्ठ हो गया, और ये एक अनसिमेट्री है, असममित है, ये बंद नहीं कर पाता है। तो गॉस का प्रमेय इसी को कहते हैं। अब गॉस का प्रमेय का डेरिवेशन हम देख लेते हैं। डेरिवेशन तो डेरिवेशन क्लास में ही देखेंगे, और इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय में एक टॉपिक छूट रहा था, वो है गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब कि गॉसेस थ्योरम, गॉस के प्रमेय से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो होता है वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो आप जानते ही हो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फाई ई बराबर एप्सिलॉन इंटू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई बराबर समेशन क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके बाद फाई ई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ई होता है, इसको ये आपका होता है वैद्युत फ्लक्स को इंटीग्रेशन करने पर, वैद्युत फ्लक्स को इंटीग्रेशन करने पर हम आते हैं बंद पृष्ठ के लिए। उसके बाद बंद पृष्ठ के लिए आपका गॉसियन थ्योरम आपका आ जाएगा फाई ई बराबर वेक्टर फाई ई डॉट वेक्टर डी ए। फिर उसके बाद आपका आएगा गॉसेस थ्योरम फाई ई बराबर समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। बाद में आपका आएगा यही फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या फिर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है। तो इसी का साथ लेक्चर का करते हैं अंत। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अब हम मिलते हैं आपसे डेरिवेशन के क्लास में।